नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 6 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 6 का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि बाबा बड़बाक्सिंग मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। अगर बात करें बाबा बड़बाक्सिंग फेयर की, बाबा बड़बाक्सिंग मेले की, तो ये हिमाचल प्रदेश के उन्ना ज़िले में मनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ये उन्ना के कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये उन्ना के मैडी में मनाया जाता है। तो याद रखना, उन्ना के मैडी नामक स्थान में जो है वो बाबा बड़बाक्सिंग मेला मनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि उन्ना में इसके अलावा और कौन कौन से मेले लगते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि पीर निगाह मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। तो अगर बात करें पीर निगाह मेले की, तो ये हिमाचल प्रदेश के ऊना ज़िले में होता है। पीर निगाह के अलावा आपका चिंतपूर्णी मेला, देखो चिंतपूर्णी माता का मंदिर और चिंतपूर्णी मेला, ये दोनों के दोनों कहाँ पे होता है, तो ये भी आपके ऊना ज़िले में ही होता है। ऊना में ही आपका बसोली मेला बहुत बार पूछा जाता है, बसोली फेयर कहाँ पे होता है, तो बसोली मेला या बसोली फेयर जो होता है वो भी आपका उन्ना में होता है। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन परीक्षा में, ये तो कुछ उन्ना के मेले थे। उन्ना में ही एक मैडी मेला भी होता है, तो मैडी मेला भी आपका उन्ना में होता है। लेकिन उन्ना के अलावा बिलासपुर के मेले बहुत ज़्यादा इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर का सबसे फेमस मेला है नलवाड़ी मेला। कौन सा मेला है? नलवाड़ी मेला। अगर नलवाड़ी मेले की बात करें तो ये मार्च माह में मनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, इसको कब शुरू किया गया था, अगर बात करें नलवाड़ी मेले की, लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपना एचपीटेट नवंबर में क्लियर करना चाहते हो तो जुड़िए हमारे एक न्यू बैच, फ्रेश बैच के साथ, जिसकी फ़ीस है मात्र और मात्र 499 रुपीज़। हम देंगे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड का मतलब है कि आप हमारी क्लासेस को कभी भी और किसी भी समय देख सकते हैं अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो अगर आप हमारे बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर 7876145409 आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो और अपना एचपीटेट नवंबर में क्लियर कर सकते हो, क्योंकि इस बैच के साथ आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं जो कि हज़ारों बच्चे के टेट परीक्षाओं को क्वालिफाई करवा चुके हैं। वापस आते हैं मेलों पे, तो बिलासपुर में मनाया जाता है नलवाड़ी मेला। आपको मैंने बताया इसको शुरू किया गया था वो 1889 में किया गया था। और किसने किया था तो याद रखना है, तो इसको 1889 में डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा शुरू किया गया था। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब इस मेले को शुरू किया गया था तो उस समय बिलासपुर के राजा कौन थे। तो जब नलवाड़ी मेले को शुरू किया गया था तो बिलासपुर के राजा थे अमरचंद। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जो आपका नैना देवी मेला है वो कहाँ पर होता है। तो नैना देवी मेला और नैना देवी माता का जो मंदिर है वो भी बिलासपुर में है। तो नैना देवी माता का जो मेला है वो अगस्त माह में बिलासपुर में मनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। इसके अलावा एक मारकंडा मेला है जो कि अप्रैल में मनाया जाता है। और कहाँ पे, तो ये जुखाला बिलासपुर में मनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। ऑप्शन में दिया है हमीरपुर। अच्छा, हमीरपुर में क्या क्या मनाया जाता है, तो हमीरपुर भी एक इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो अगर बात करें हमीरपुर की, तो हमीरपुर में आपका गसोता मेला मनाया जाता है। बाबा बालकनाथ जी का जो मेला है वो भी हमीरपुर में ही मनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अगर बात करें आपकी कांगड़ा की, अच्छा कांगड़ा में क्या क्या मनाया जाता है, तो कांगड़ा में भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेयर मनाए जाते हैं। कुछ मेले और कुछ त्यौहार जिनकी मैं बात करने वाला हूँ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा में आपका डल मेला होता है जो कि कांगड़ा के धर्मशाला में मनाया जाता है। कांगड़ा में ही ज्वालामुखी मेला मनाया जाता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, नवरात्रों के दिनों में मनाया जाता है। और कांगड़ा में 5 दिनों के लिए एक फेस्टिवल होता है पंच भीष्म महोत्सव, ये भी मनाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी चीज़ें यहाँ से क्लियर होने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि सिकरी नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस स्थान के लोगों के द्वारा किया जाता है। अच्छा, सिकरी नृत्य है और हिमाचल प्रदेश के वो कौन सा स्थान है जहाँ के लोगों के द्वारा ये मेला जो है डांस किया जाता है। तो अगर बात करें सिकरी की, तो सिकरी जो है वो चंबा जिले के लोगों के द्वारा किया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अब चंबा में होता है एक मेला और वो उस मेले का नाम है सूही मेला। सूही मेले के दौरान यहाँ पे सिकरी मेला, सिकरी जो नृत्य है वो किया जाता है। सूही मेला जो रानी नैना देवी के याद में जो है यहाँ पे होता है। और अगर बात करें सूही मेले की, तो इसी दौरान सिकरी नृत्य चंबा में किया जाता है। ये बात आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। और इसके अलावा आप बोलेंगे कि सर चंबा में और कौन कौन से डांस होते हैं, तो चंबा में एक सिकरी के अलावा डांगी,
ढांगी आपने सुना ही होगा, ढांगी। धांगी डांस कहाँ होता है? तो ढांगी डांस भी आपका जो है, धांगी डांस जो होता है वो आपका चंबा में होता है। चंबा की छतराड़ी गांव की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा ये जो है वो क्या किया जाता है, डांगी डांस किया जाता है। और यह सुन्नी और भुक्कू जो वहाँ पे अगर आपने पढ़ा होगा, हिंदी अगर आपने पढ़ी होगी, उनकी प्रेम गाथाओं के साथ इनको किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें चंबा की, तो चंबा का सबसे फेमस अगर मैं बोलूँ तो चंबा घाटी में जो किया जाता है वो है झांझर। देखो झांझर बहुत पूछा जाता है, झांझर कहाँ करते हैं? तो झांझर जो किया जाता है वो आपका चंबा में ही झांझर भी होता है। झांझर के अलावा आपका झांकी, झांकी होती है, झांकी भी चंबा में होती है। झांकी के अलावा हंतेर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तो झांकी हो गया, हंटेर हो गया, ये सारे के सारे चंबा के डांस है। इसके अलावा जो चंबा का सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि गद्दी समुदाय के लोग करते हैं, डंडारस। डंडारस, तो डंडारस भी कहाँ किया जाता है? तो डंडारस नृत्य आपके चंबा में किया जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपका सिरमौर की बात करते हैं, क्योंकि नाहन सिरमौर का मुख्यालय है तो यहाँ पे सिरमौर का ही डांस पूछा गया होगा। लेकिन सिरमौर का अगर मैं बताऊँ तो सिरमौर में किया जाता है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो बूढ़ा। सिरमौर ज़िले का जो सबसे इम्पॉर्टेंट डांस है वो बूढ़ा है। बूढ़ा के अलावा सिरमौर में आपका धनतेर नृत्य, धनतेर के अलावा पुड़ुआ, पुड़ुआ भी सिरमौर में लगता है। और झूरी हो गया, झूरी भी जो है वो सिरमौर की बड़ी फेमस है ना। झूरी भी जो है वो बड़ी फेमस है। और झूरी के अलावा आपका ये सारे के सारे डांस जो है वो क्या है, धनतेर या धातेर भी इसको बोलते हैं, ये सारे के सारे सिरमौर ज़िले के डांस हैं। अच्छा, बात करें इसके अलावा आपके बहुत दफ़ा यहाँ पे जो नृत्य पूछे जाते हैं, जो कि टेट परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, वो कहाँ के पूछे जाते हैं? तो आपकी जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो एक रैंडम से पूछे जाते हैं। जैसे कि आपका हो गया, आपका सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका क्यांग नृत्य किसका है? तो क्यांग नृत्य आपका किन्नौर जिले का। क्यांग के अलावा वाक्यांग, वाक्यांग भी किन्नौर जिले का। जहाँ भी आपको पीछे यांग यांग नज़र आ रहा है, क्यांग हो गया, वाक्यांग हो गया, व्यांगचू हो गया, आपका जापरो हो गया, जातरू हो गया, ये सारे के सारे नृत्य जो है वो कहाँ के, किन्नौर के। तो इस क्वेश्चन से हम इतना ही जानते हैं। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन कि हिमालय पर लाल छाया बुक वाज रिटन बाय। देखिए, हिमालय पर लाल छाया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? अगर बात करें हिमालय पर लाल छाया पुस्तक की, तो ये पुस्तक जो है वो शांता कुमार के द्वारा लिखी गई थी। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, हिमालय पर लाल छाया पुस्तक लिखी है शांता कुमार ने। अगर शांता कुमार की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। तो हिमाचल प्रदेश के जो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, तो वो थे आपके शांता कुमार। तो शांता कुमार के बारे में आपको ज़रूर याद रखना है, ये कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अच्छा, किस पार्टी से? तो ये जनता पार्टी से थे, इस बात को आपने याद रखना। और जनता पार्टी से हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि इनकी और कौन कौन सी पुस्तक है? तो इनकी एक पुस्तक है हिमालय पर लाल छाया। हिमालय पर लाल छाया के अलावा इनकी पुस्तक है धरती है बलिदान की, ये भी इनकी ही पुस्तक है। इनकी पुस्तक है पहाड़ बेगाने नहीं होंगे। बहुत बार पूछी गई है कि पहाड़ बेगाने नहीं होंगे पुस्तक किसकी है? तो बोलेंगे शांता कुमार की है। देशभक्त स्वामी विवेकानंद, ये पुस्तक भी शांता कुमार की है। लाजो, लाजो पुस्तक भी शांता कुमार की है। और अगर बात करें आपकी, ऑप्शन में दिया है एलसी पांडे। अगर एलसी पांडे की बात करें तो एलसी पांडे के द्वारा एक बुक लिखी गई है, इनकी बुक का नाम है प्राचीन हिमाचल। तो प्राचीन हिमाचल पुस्तक के रचयिता है एलसी पांडे, इस बात को आपने याद रखना है। इसके अलावा आपकी अगर बात करें एलसी प्रार्थी, एलसी प्रार्थी का जो पूरा नाम है ना वो है लाल चंद प्रार्थी। अगर बात करें लाल चंद प्रार्थी जी की, तो इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो लाल चंद प्रार्थी के द्वारा बुक लिखी गई कुल्लूत देश की कहानी। तो कुल्लूत देश की कहानी जो बुक है वो लिखी है लालचंद प्रार्थी ने। तो कुल्लू देश की कहानी इनकी एक फेमस बुक है जो कि बहुत बार टेट परीक्षाओं में पूछी जाती है। अच्छा, रणजौर सिंह का नाम आपको नज़र आ रहा होगा। देखो यार, इनके द्वारा एक फेमस बुक लिखी है तारीख ए रियासत सिरमौर। तो तारीख ए रियासत सिरमौर जो बुक है वो लिखी है राजा रणजौर सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो टेट परीक्षाओं में जिनके पूछे जाने के चांसेस है। अच्छा, पिछली कल भी मैंने कुछ बुक से कराई है, उनको रिपीट नहीं करूँगा। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो पार्ट 5 में एक बार आप ज़रूर उनको देख सकते हैं। एक बुक है कामिनी किन्नौर। कामिनी किन्नौर बुक लिखी है आर के कौशल, याद रखना है। तो आर के कौशल के द्वारा बुक लिखी गई है कामिनी किन्नौर। कामिनी किन्नौर के अलावा आपका बिलासपुर की कहानी, तो बिलासपुर की कहानी बुक लिखी है अक्षर सिंह, याद रखना है। तो अक्षर सिंह के द्वारा एक बुक लिखी गई है जिस बुक का नाम है आपका बिलासपुर की कहानी। अच्छा, क्वेश्चन का नाम है, अगली बुक है कंट्री लाइफ।
कंट्री लाइफ की जो पुस्तक की जो रचयिता है वो है नोरा रिचर्ड्स। तो नोरा रिचर्ड्स भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितने नगर निगम कार्यशील है? हाउ मैनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आर फंक्शनिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो हिमाचल प्रदेश में कितने नगर निगम है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में 5 नगर निगम है, इस बात को आपने याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन इतना ही नहीं, वो पूछेगा कि कौन कौन से, ये भी पता होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। कल के लिए क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। तो शिमला, आप सभी को पता है कि हिमाचल का पहला नगर निगम है, सबसे पुराना नगर निगम है, सबसे पुरानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो। ये इतना ही नहीं, शिमला के बाद धर्मशाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनी। धर्मशाला के बाद तीसरे नंबर पे आपका मंडी आता है। मंडी के बाद आपका पालमपुर आता है और पालमपुर के बाद जो आपका आता है वो सोलन आता है। तो याद रखना है, शिमला हो गया, धर्मशाला हो गया, मंडी हो गया, पालमपुर हो गया और सोलन हो गया। 5 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, 5 नगर निगम हिमाचल प्रदेश में क्या है, वर्तमान में कार्यशील है। ये बाद में 3 बने, धर्मशाला, आपका मंडी हो गया, पालमपुर हो गया, सोलन हो गया और धर्मशाला हो गया। सबसे पहले शिमला बनता है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शिमला नगर निगम है उसकी स्थापना कब हुई? तो शिमला नगर निगम की अगर बात करें तो शिमला नगर निगम की जो स्थापना है वो जो होती है वो होती है 1852 ईस्वी में। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि विच हाइडल प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट जनरेशन कैपेसिटी? हिमाचल प्रदेश की किस जल विद्युत परियोजना की उच्चतम जनन क्षमता है? कि जो सबसे ज़्यादा जिसकी पावर में है वो है आपका पार्वती जल विद्युत परियोजना, पार्वती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अगर बात करें पार्वती जल विद्युत परियोजना की तो इसकी जो है वो क्षमता है वो कितनी है? अगर सबसे ज़्यादा है तो ये भी पता होना चाहिए। बहुत बार सीधा मेगावाट में पूछा जाता है, तो 2051 मेगावाट है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, इसका 2051 मेगावाट है, ये भी आपको पता है और ये सारी चीज़ें आपको डिटेल से पता होनी चाहिए। तो 2051 मेगावाट तो इसकी तो है, लेकिन इसके अलावा करचम बांगटो। लेकिन पार्वती को डिटेल से थोड़ा बता देता हूँ। पार्वती के बारे में पूछा जाएगा कि किस नदी पर है, तो पार्वती जल विद्युत परियोजना पार्वती नदी पर सबसे पहले है, उसके बाद पार्वती ब्यास की सहायक है ना, लेकिन सबसे पहले पार्वती में। और पार्वती के पास जिला कौन सा? तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, ये बात आपको पता चल गई। उसी प्रकार आपका करचम बांगटो, ऑप्शन वाले को तो हम कभी छोड़ते ही नहीं। अगर बात करें करचम बांगटो की, तो करचम बांगटो की जो क्षमता बहुत बार पूछी गई है, 1000 मेगावाट इसकी क्षमता है, इस बात को भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है। करचम बांगटू 1000 मेगावाट की है। इसके अलावा अगर बात करूँ मैं करचम बांगटू की, ये 1000 मेगावाट की है, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है? तो ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर ज़िले में है, इस बात को आपने याद रखना। और करचम बांगटू जल विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर निर्मित है, इस बात को आपने याद रखना है। इसके अलावा आपका नाथपा झाकड़ी, आप सभी को पता होगा, नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना ये किन्नौर में भी है और शिमला, दोनों ज़िलों में पड़ती है। ये आपके नाथपा झाकड़ी जो है वो 1500 मेगावाट की है और ये भी जो आपका सतलुज नदी पर है, इस बात को आपने याद रखना है। लास्ट है बुधिल। अगर बात करें बुधिल परियोजना की, तो बुधिल परियोजना कहाँ पर है? तो बुधिल परियोजना एक इम्पॉर्टेंट परियोजना है और जब भी मैं बुधिल परियोजना की बात करता हूँ तो ये भी किसी नदी पर होगी। तो ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि जो बुधिल परियोजना है वो कहाँ पर है। तो ये सारी की सारी जल विद्युत परियोजना एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी जाती है आपकी किन्नौर की जल विद्युत परियोजना। तो किन्नौर की मैं बताना चाहूँगा, तो किन्नौर में है संजय जल विद्युत परियोजना जो कि 120 मेगावाट की है। किन्नौर में ही बसपा जल विद्युत परियोजना है और बसपा घाटी भी है। किन्नौर में ही आपका नाथपा झाकड़ी हो गया। किन्नौर में ही आपका खाब जल विद्युत परियोजना है। तो खाब जल विद्युत परियोजना 1020 मेगावाट की, ये भी किन्नौर में है। किन्नौर में ही आपकी जांगी थोपन जल विद्युत परियोजना है, वो भी आपका सतलुज नदी पर है। और आपका चांगो यांगथांग परियोजना, जो चांगो यांगथांग परियोजना भी कहाँ पर है? ये सतलुज नदी पर है और किन्नौर में है। तो सारी बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में हिमस्वान कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? अगर बात करें हिमस्वान कार्यक्रम की, तो इसको हिमाचल प्रदेश में जो इसको लाया गया था वो कब लाया गया था? तो इसको लाया गया था 5 फरवरी 2008। तो 5 फरवरी 2008 को एग्जैक्ट आपको याद रखना है। अगर खाली 2008 होगा और एक में 5 फरवरी 2008 होगा तो आपने फिर ऑप्शन के साथ जाना है कि 5 फरवरी 2008 सर बिल्कुल सही है। तो 5 फरवरी 2008 की बात करें तो यहाँ पे क्या हिमस्वान जो परियोजना है वो आई थी। अच्छा, दूसरी बात अगर आपको पता नहीं है तो आपको पता होनी चाहिए, क्या बात बोल रहा हूँ? तो ये बात बोल रहा हूँ कि हिमस्वान परियोजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि
सैनिक स्कूल हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? अगर बात करें सैनिक स्कूल की, तो सैनिक स्कूल हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर में स्थित है। अच्छा, सुजानपुर में कहाँ? तो सुजानपुर टिहरा में स्थित है। अच्छा, सैनिक स्कूल हिमाचल प्रदेश का एकमात्र स्कूल है और ये कहाँ पे है? तो सुजानपुर की जो होली है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। तो सुजानपुर की होली सुजानपुर टिहरा में ही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, बात करें आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, आप लोग जिसके तहत टेट एग्ज़ाम देते हैं, तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है वो अब धर्मशाला में, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा सिनेरियो था। तो आज एचपी बॉस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, एचपी बोर्ड जिसको आप कहते हैं, इसकी स्थापना हुई थी 1969, लेकिन आप बोलेंगे एग्जैक्ट बता दीजिए, क्योंकि परीक्षा में अब एक्यूरेट पूछा जा रहा है। तो 3 जुलाई 1969 को इसकी स्थापना हुई थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब ये बना था तो ये कहाँ पे था? तो उस समय ये शिमला में था, ये भी आपको याद रखना। लेकिन बाद में इसको शिमला से कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? धर्मशाला ट्रांसफ़र कर दिया। इस बात को आपने याद रखना है। तो शिमला से इसको कहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया? आपका धर्मशाला क्या कर दिया? ट्रांसफ़र कर दिया। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, कब ट्रांसफ़र किया? तो 1983 में ट्रांसफ़र किया। इस बात को आपने याद रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन सीधा ये भी पूछ देता है कि आप ये बताइए कि हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट्री एंड हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो हिमाचल प्रदेश वानिकी एवं वानिकी जो विद्यालय है वो कहाँ पर है? तो वानिकी विद्यालय जो हिमाचल प्रदेश का है उसकी स्थापना जो है वो 1985 में हुई थी। ये जो है वो नौनी में है। तो स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्थापना नौनी सोलन। तो वाई.एस. परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी के नाम से इसको जाना जाता है। ये नौनी सोलन में है। ये भी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन और बड़ा चर्चे में है कि चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय जो है वो पालमपुर में स्थित है और इसकी स्थापना जो है वो 1978 में हुई है। आपका चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय की 1978 में इसकी स्थापना होती है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल बोले तो केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो कब होती है? तो ये 2009 में होती है। और हिमाचल प्रदेश का जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे है? तो वो है आपकी धर्मशाला। इसके अलावा एक कॉलेज था रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, बाद में इसका नाम जो वो बदल के क्या कर दिया जाता है? NIIT किया जाता है। तो पहले ये बना था REC, लेकिन REC को बाद इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? NIIT कर दिया। इस बात को आपने याद रखना है। तो सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुलेर रियासत की स्थापना किसने की? अगर बात करें गुलेर रियासत की, तो गुलेर रियासत की स्थापना हरिचंद के द्वारा की जाती है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, गुलेर रियासत की स्थापना हरिचंद के द्वारा की जाती है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि गुलेर रियासत के अंतिम राजा कौन थे? अच्छा, स्थापना कब की हरिचंद ने? तो 1405 ईस्वी में हरिचंद के द्वारा गुलेर रियासत की स्थापना की जाती है। और गुलेर रियासत के जो अंतिम राजा थे वो कौन थे? तो वो थे आपके राजा भूपाल। तो राजा भूपाल अंतिम शासक थे आपके गुलेर रियासत के। गुलेर रियासत के अलावा यहाँ पे दत्तार चंद ऑप्शन में दिया। दत्तार चंद के द्वारा आपका जो है वो किसकी स्थापना? दतारपुर रियासत की स्थापना की गई थी और इसके अंतिम शासक थे मियाँ देवी चंद। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक जुब्बल रियासत, तो जुब्बल रियासत की स्थापना कर्ण चंद ने की थी। ये भी आपको अंतिम तरीके से याद रखना है। और अगर बात करें इसके जो अंतिम राजा है वो है बघाड़ सिंह, बघाड़ चंद। तो बघाड़ चंद अंतिम राजा थे आपके किस रियासत के? जुब्बल रियासत के। इसके बाद है करणचंद। तो करणचंद ने स्थापना की है आपके, तो करणचंद ने स्थापना की थी आपकी किसकी? जुब्बल रियासत की। लेकिन अगर बात करें आपकी जयचंद की, तो जयचंद के द्वारा स्थापना की गई थी ठियोग रियासत की। और ठियोग रियासत के जो अंतिम राजा थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था कृष्णचंद। और अगर मैं बात करूँ आपके जुब्बल रियासत के संस्थापक थे करणचंद और यहाँ के जो अंतिम राजा थे वो थे बघाड़ चंद। कौन थे? बघाड़ चंद। जुब्बल रियासत के अंतिम राजा थे बघाड़ चंद। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको ये बातें ही पता नहीं है तो फिर बात परीक्षाओं के लिए बनने वाली नहीं है। तो अगर आप भी एचपी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हमारी इसके लिए एक सीरीज़ आपके बीच बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, जिसका यूट्यूब में पार्ट 1 आ चुका है। तो अगर आपने मेरी इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट को अभी तक नहीं देखा है तो इसको ज़रूर आप वॉच कर ले, क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर होने वाली है। और साथ में आप CDP की जो वीडियोज़ हैं उनको भी बहुत बेहतर तरीके से देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी क्लियर होने वाली है।
अगला और आज का अंतिम क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष की, तो इनका नाम था आपका, क्या नाम है? तो इनका नाम था आपका एनी बेसेंट। अच्छा, एनी बेसेंट थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, लेकिन अगर प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछी है तो उनका नाम है सरोजनी नायडू। हड़बड़ाना नहीं है, अगर तो पूछा है खाली भारतीय महिला तो एनी बेसेंट, लेकिन प्रथम भारतीय महिला तो आएगा आपका सरोजनी नायडू। इस बात को आपने याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हर हर महादेव। तो हर हर महादेव आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश। हर हर महादेव। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, जय भारत। हर हर महादेव।